बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक इस लेक्चर की जो पहली सेक्शन आपने सुनी तो उसमें हमने तकरीबन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डिस्कस की। इस वाले सेक्शन में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सेक्शन वाइज डिटेल में पढ़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की सबसे पहले जो सेक्शन है वो है यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और किस तरह हम यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी वो आपने समझी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम किस तरह कर सकते हैं। वो मेंबर फंक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं, वो नॉन मेंबर फंक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं, वो हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। इस वाले सेक्शन में हम मेंबर फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे कि हम किस तरह ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं थ्रू मेंबर फंक्शन। और नॉन मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आज की लेक्चर की तीसरी वाले सेक्शन में इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की कि किस तरह हम ऑब्जेक्ट को डील कर सकते हैं जिस तरह हम नॉर्मली यूज़ करते डील करते हैं हम बेसिक अपनी डेटा टाइप्स को जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स से प्री डिफाइंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी उसी तरह से अगर हम डील कर सकें तो ये आसानी भी हमारे लिए होगी चीज़ों में और ये एक अच्छी फैसिलिटी भी डिज़ाइनर ने हमें प्रोवाइड की है इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो शुरू करते हैं किस तरह हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। एक एम्प्टी फाइल लेते हैं और इस एम्प्टी फाइल को हम सेव करते हैं with the name of operator overloading और ये जो इसकी एक्सटेंशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे .cpp। तो लिखते हैं जनाब, सबसे पहले तो हम ये हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, फिर हम यूजिंग नेम स्पेस std और फिर इंटीजर मैन लिखते हैं और फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं रिटर्न नल या फॉल्स। सबसे पहले तो इसको हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, ये हमें रिज़ल्ट दे रहा है। ठीक है, ये रन हो रही है। फॉर टेस्टिंग पर्पस हम इस तरह करते हैं कि सिंपल सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं कि सी आउट यस इट्स वर्किंग और फिर हम इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बिल्ड करते हैं इसको और उसके बाद रन करते हैं, यस इट्स वर्किंग। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनरी ऑपरेटर को हम किस तरह ओवरलोड कर सकते हैं। तो याद रखिए कि यूनरी ऑपरेटर की हमने बात की थी कि यूनरी ऑपरेटर वो होता है जो एक ऑपरेंड लेता हो, वो यूनरी ऑपरेटर होता है। जैसे कि प्लस प्लस ऑपरेटर, अब ये प्लस प्लस ऑपरेटर जो है वो एक ही ऑपरेंड लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऑपरेंड है जो एक ही ऑपरेटर जो एक ऑपरेटर है जो एक ही ऑपरेंड लेता है। वो ऑपरेटर जो है वो असल में आपकी ये प्लस प्लस ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड आपकी है ए। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है जो असल में दो ऑपरेंड लेते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ x प्लस वाई, तो इसका मतलब ये है कि एक ऑपरेंड ये है और एक ऑपरेंड ये है, तो इनके बीच जो ऑपरेटर लगता है इसको हम फिर कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी मतलब दो, तो इस ऑपरेटर के राइट साइड पे एक ऑपरेंड है और लेफ्ट साइड पे एक ऑपरेंड है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये बाइनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर वो होता है जो एक ऑपरेंड लेता हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ ए माइनस माइनस, ये भी यूनरी ऑपरेटर है, माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस भी यूनरी ऑपरेटर है, प्लस प्लस भी यूनरी ऑपरेटर है, सिंपल माइनस बाइनरी ऑपरेटर है, सिंपल प्लस जो है वो। अच्छा, ये माइनस की बात अगर मैं कहूँ, अगर मैं लिखूँ -33 तो ये भी यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट में अगर मैं लिखूँ x माइनस वाई तो ये बाइनरी ऑपरेटर बन जाता है। मैं लिखूँ x डिवाइड y तो ये फिर क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। x माइनस वाई बाइनरी ऑपरेटर है, x मल्टीप्लाई y ये जो है
बाइनरी ऑपरेटर है। अच्छा, ये बाइनरी ऑपरेटर को तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आज हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो एक ऑपरेंड लेता हो। इज इट क्लियर? ओके, अब इसको मज़ीद जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम ऑपरेटर को, यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करें, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल जो है वो करता हूँ। वो ये कि मैं एक सिंपल क्लास लेता हूँ और उस क्लास के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मेरी एक डेटा मेंबर जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए। ईच टाइम जब मैं उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेंबर फंक्शन को कॉल करूँ तो वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। जिस तरह मैं लिखता हूँ सिंपल कि मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल x प्लस प्लस। तो ये x प्लस प्लस क्या है? ये x प्लस प्लस का मतलब ये है कि x के साथ ऐड करो 1। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ इंटीजर x और फिर लिखूँ x प्लस प्लस और फिर उसके बाद मैं लिखूँ सी आउट x। तो ये जो हम बिल्ड करेंगे इसको कंपाइल करंट फाइल भी होता है, बिल्ड एंड रन भी होता है। ठीक है, बिल्ड एंड रन करते हैं तो मुझे 1 ये प्रिंट कर रहा है। इसको एंटर करता हूँ, इसको मैं वैल्यू देता हूँ इक्वल टू 90। ठीक है, अब मैं इस तरह करता हूँ कि बिल्ड एंड रन, तो देखता हूँ क्या होता है, 91 मुझे दे रहा है। ये क्या कर रहा है? ये असल में जो बिल्ट इन डेटा टाइप से प्रीडिफाइंड, ये उसको बस वो ले रहा है कि ये प्लस प्लस का मतलब ये है कि इसके साथ आपने ऐड करना है। ये पहले से इसने जो है इसको ओवरलोड किया है। अब हम कैसे करेंगे? अगर हम यूज़र डिफाइंड टाइप्स को लेते हैं तो उसको समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि सिंपल सा एग्जांपल पहले जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास लेता हूँ, क्लास काउंटर, और उस क्लास काउंटर में एक डेटा मेंबर में प्राइवेट लगता हूँ जनाब विद द नेम ऑफ काउंट, इंटीजर टाइप की काउंट। ठीक है, और फिर पब्लिक डेटा टाइप में रखता हूँ जनाब, और वो है मेंबर फंक्शन। और वो मेंबर फंक्शन ये है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं इस काउंट को 0 असाइन करना चाहता हूँ। तो मैं कंस्ट्रक्टर लूँगा, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर वो होता है जो क्लास का नाम होता है, उसका नाम वही होता है जिसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, जो पैरामीटर लेता भी है और पैरामीटर नहीं भी लेता। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अगर मैं लिखूँ फुल कॉलन और फिर ये डेटा मेंबर का नाम मैं लिखूँ और फिर पैरेंथेसिस में इसको 0 असाइन करूँ और फिर इसके बाद बॉडी ओपन करूँ, क्लोज करूँ, तो इसका मतलब, इस कंस्ट्रक्टर का मतलब ये हो गया कि ये 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है और ये जो काउंट मैंने यहाँ पर डिक्लेयर की है इसको आपने 0 असाइन करनी है। अगर यहाँ आप कंफ्यूज है कि ये मैंने क्या लिखा है तो आप सिंपल इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप ये फुल कॉलन और काउंट 0 ये यहाँ से हटा दें और सिंपल यहाँ लिखते हैं कि काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों मेथड है प्रोग्राम की रीडेबिलिटी के लिए, और जो है वो एक्स्ट्रा लाइन जो है वो ना यूज़ हो जाए तो हम सिंपल वो वाली मेथड यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो अच्छा, ये हमने कंस्ट्रक्टर ली जो काउंट वेरिएबल को 0 असाइन कर रहा है। इज़ इट क्लियर? अच्छा, अब आगे हम क्या करना चाहते हैं? आगे हम ये करना चाहते हैं कि हम सिंपल जो है वो एक और मेंबर फंक्शन ले रहे हैं जो मेंबर फंक्शन असल में इंक्रीमेंट करेगा आपकी इस वाले डेटा मेंबर को। तो इंक्रीमेंट के लिए मैं इसके रिटर्न टाइप लिख रहा हूँ वाइड, जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, मैं सिंपल इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। नाम इसका होगा इंक्रीमेंट या NC, ये कोई पैरामीटर नहीं लेता और ये असल में करता क्या है, आपकी जो काउंट है इसके साथ ऐड कर रहा है 1 को। सिंपल काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये इसके साथ, ये डेटा मेंबर के साथ इसको 1 ऐड कर रहा है। अब मैं और क्या करना चाहता हूँ, मैं डिस्प्ले भी करना चाहता हूँ इसको कि मैं इस काउंट को अब डिस्प्ले भी करूँ। तो कैसे करूँगा? मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ वाइड डिस्प्ले और रिटर्न भी कर सकता हूँ। अगर मैं सिंपल करूँ कि वाइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले में मैं क्या करूँ, मैं सिंपल लिखूँ यहाँ पे कि सी आउट और यहाँ पर स्लैश n लिखूँ और उसके बाद
एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ करूँ ताकि रीडेबिलिटी और बढ़ जाए। और इसके बाद मैं लिखूँ यहाँ पर काउंट, ठीक है, यहाँ पर, और एस्केप सीक्वेंस में लिखूँ। चलो पहले मैंने यूज़ किया इसको स्लैशन, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है इसकी, अलबत्ता ये है कि ये नई लाइन में होगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब डिस्प्ले हो जाएगी, क्या डिस्प्ले हो जाएगी, ये काउंट डिस्प्ले हो जाएगी। जो ही मैं इंक्रीमेंट करूँगा ये इंक्रीमेंट बढ़ेगी, ये डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए अब इस तरह करते कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने काउंटर क्लास की। काउंटर क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं C1 और फिर C1 डॉट डिस्प्ले में करता हूँ, ठीक है। मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ। काउंटर क्लास, अच्छा क्लास में मैंने जो है वो कैपिटल लेकर आए, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्ड एंड रन। अच्छा यहाँ पर कुछ मिसिंग है, देखिए आप यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे गलती आपने नहीं करनी। ये बिल्ड एंड रन यहाँ पर जो है वो काउंटर C1 डॉट डिस्प्ले, अच्छा काउंटर क्लास का नाम है, ठीक है। और यहाँ आप देखें C1 डॉट डिस्प्ले क्या आ रहा है, हैज़ नो नेम डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन नहीं है ये कह रहा है। तो देखिए क्या नाम है, DISPLAY, DISP, अच्छा स्पेलिंग की मिस्टेक है यहाँ पर, डिस्प्ले, ये डिस्प्ले हो गया। ये देखिए बिल्ड एंड रन करते हैं इसको, देखते क्या होता है। 0 ये मुझे प्रिंट कर रहा है, मुझे 0 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, मैं लिखूँ C1 डॉट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इंक्रीमेंट फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, फिर उसके बाद दोबारा मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्प्ले करता हूँ क्या चीज़, मैं C1 की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मुझे 0 मिल रही है पहली वाली कॉल में, दूसरी वाली कॉल में मुझे मिल रही है 1। ये 1 क्यों मुझे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको इंक्रीमेंट किया, देख रहे हैं ना चीज़ों को, यहाँ पर मैंने क्या इसको इंक्रीमेंट किया, इसलिए ये अब मुझे 1 डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। और पहली वाली कॉल में मुझे क्या डिस्प्ले हो रही थी, मुझे 0 डिस्प्ले हो रही थी। इज इट क्लियर? अच्छा अब मैं दोबारा इसको जो है वो इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा C1 डॉट इंक्रीमेंट और उसके बाद जो है मैं लिखूँगा C1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। और इसको जो है वो बिल्ड एंड रन करते हैं। ऑलरेडी कोई मेरे ख्याल में रन है, ऑलरेडी रनिंग में है, इसको क्लोज करते हैं और बिल्ड एंड रन करते हैं, ठीक है। ये देखें 0 1 2 मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 2 मिल रहा है क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसको समझे, एक सिंपल काउंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक फंक्शन जो है वो डिफाइन की है और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इस डेटा मेंबर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ईच टाइम। अब ये जो हम सिंपल लिखते हैं कि इंटीजर x और फिर x को वैल्यू असाइन करते हैं और फिर लिखते हैं x प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। क्यों ना हम यूज़र डिफाइंड को इस तरह बना ले कि हम ये ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ हम ये इंक्रीमेंट वाली ये मेथड ना लिखें, बल्कि सिंपल हम लिख के C1 प्लस प्लस या प्लस प्लस C1 और ये क्या हो जाए, ये इंक्रीमेंट हो जाए। वो वाली फैसिलिटी जो हमें दी है डिज़ाइनर ने बेसिक टाइप्स के लिए, बिल्ट इन टाइप्स के लिए कि आप यूज़ कर सकते हो, तो हम चाहते हैं कि वो वाली चीज़ें हम यहाँ भी यूज़ करेंगे कैसे, यही तो हम आज के लेक्चर में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हाँ हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द फीचर ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमें ऐसी फैसिलिटी देती है कि आप इस तरह करें कि आप अपने ऑपरेटर को ओवरलोड करें और उसके बाद आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अच्छा इसको यूज़ कैसे करेंगे हम, अब हम वो चाहते हैं रिज़ल्ट, तो इसको यूज़ करने के लिए हम सिंपल क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको मिटाता हूँ और मैं जाता हूँ अपने ऑपरेटर को ओवरलोड करता हूँ। ऑपरेटर की ओवरलोडिंग के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने जो ये फंक्शन ली है
वाइड, इंक्रीमेंट, ये जो मैंने लिखी है, इसके साथ मैंने क्या करना है कि ये मेरी वो फंक्शन बन जाए जो ऑपरेटर असल में ओवरलोड करता हो। वो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो क्या है वो देखें, ये वाइड असल में रिटर्न टाइप है और हमारी सिंटेक्स क्या आती है, याद है आपको कि जब हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर तो रिटर्न टाइप है। दूसरी हमारी क्या आती है सिंटेक्स में, दूसरी ये थी कि आपने उसके बाद जो है वो ऑपरेटर का कीवर्ड लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटर का कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। और सिंटेक्स में तीसरी बात क्या आती, तीसरी बात ये थी कि आपने वो ऑपरेटर लिखना है। वो ऑपरेटर असल में है वो जो हम आज कर रहे हैं अभी इस क्लास में, वो प्लस प्लस है। तो ये बन गई जनाब वो मेंबर फंक्शन जो आपकी ऑपरेटर को ओवरलोड करता है। जब भी आपकी प्रोग्राम में कोई प्लस प्लस लिखेगा तो ये कंपाइलर जो है वो देखेगा, वो दो चीज़ों को देखेगा। सबसे पहले इसकी रिटर्न टाइप को देखेगा, ठीक है, कि इसकी डेटा टाइप क्या है। सॉरी, ये जो आपने यहाँ पर जो ऑपरेंड लिखी है इसकी डेटा टाइप क्या है। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल x लिखी है तो x क्या है, यूजर डिफाइंड टाइप है कि नहीं, ये बिल्ट इन टाइप है। अगर यू बिल्ट इन टाइप है तो ये खुद ब खुद इसके साथ 1 को ऐड करेगा। अगर ये यूजर डिफाइंड टाइप है तो ये समझेगा जनाब कि इसके लिए कोई फंक्शन जो है वो डिक्लेयर हुआ है और वो सीधा कॉल जाएगी यहाँ पर और वो ये वाले मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। बात समझ में आ रही है आपकी? बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है इसकी। तो अगर मैं अब लिखूँ यहाँ पर कि आपका क्लास का नाम काउंटर C1 और उसके बाद लिखूँ प्लस प्लस C1 और फिर C1 की वैल्यू को मैं डिस्प्ले करूँ, ठीक है, C1 की वैल्यू को मैं क्या करूँ, डिस्प्ले करूँ। चले आते हैं यहाँ पर बिल्ड एंड रन करते हैं। क्या होता है देखिए आप, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 1 मिल रहा है। ये 1 ये क्या हो रहा है असल में, ये प्लस प्लस C1 जो है असल में अब इसके साथ ही इसने इंक्रीमेंट की। क्या इंक्रीमेंट की, 1 को इंक्रीमेंट किया इसने। अगर मैं सिंपल इस प्लस प्लस C1 से पहले डिस्प्ले करूँ C1 डॉट डिस्प्ले, देखिए आप, तो क्या होगा, मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ, यह होता है 0। ये 0 क्या है, क्या है ये 0 असल में पहली वाली वैल्यू थी काउंट की। अब जब मैंने प्लस प्लस C1 लिखा तो ये जो है 1 बन गई। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसको दोबारा मैं जो है प्लस प्लस करता हूँ, प्लस प्लस C1 और फिर मैं डिस्प्ले करता हूँ C1 डॉट डिस्प्ले। और अब इसको बेल्ट करते हैं और रन करते हैं। देखिए मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट मैं डिक्लेयर करूँ, कामा C2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, C2 को मैं असाइन करना चाहता हूँ C1। याद है आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर वाली कॉन्सेप्ट कि जब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट के बीच में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, असल में एक ही ऑब्जेक्ट की डेटा मेंबर वो कॉपी हो जाएगी दूसरी में और ये सारी की सारी कॉपी कर जाएगी। याद है आपको वो कॉन्सेप्ट, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर वाली कॉन्सेप्ट। फिर हमने कहा कि नहीं, हमने तो सारी की सारी नहीं कॉपी करनी, हमने कुछ चीज़ें कॉपी करनी है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने दूसरी मैकेनिज्म यूज़ की, वो डीप कॉपी वाली, ठीक है। अच्छा, इस बात को यहाँ समझे कि ये असाइनमेंट यहाँ पर जो यूज़ हो रही है असल में ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ओवरलोड हुआ है। अभी तक आप असाइनमेंट लिखते थे लेकिन आपको पता नहीं था कि असाइनमेंट जो है वो सिंपल तो कॉपी क्यों कर रहा है। ये असल में असाइनमेंट यहाँ पर जब आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में लिखेंगे तो ये असल में ओवरलोड हुआ है और इसका मतलब ये है कि एक के डेटा मेंबर को ले लें आप और दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में उसको इसकी वो कॉपी को पेस्ट करें। इज इट क्लियर? जब मैं इस तरह लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू पेस्ट हो जाएगी उस वाली वैल्यू में। चलो देखते हैं C2 डॉट डिस्प्ले। देखें आप, मुझे क्या मिल रहा है 0 1 2 और उसके बाद क्या मिला है मुझे 2। ये 2 क्या है, असल में C2 की वैल्यू C1 की वैल्यू उसने कॉपी की C2 में। C2 की वैल्यू थी ही नहीं, मैंने यहाँ पर C2 को वैल्यू असाइन नहीं की थी ना पहले, इससे डायरेक्ट मैंने C1 की वैल्यू असाइन की तो ये कॉपी हो गई, क्या डायरेक्ट C2 में कॉपी हो गई। अच्छा, अगर इसकी स्टेटमेंट की बजाय मैं ये स्टेटमेंट लिखूँ C2 इज इक्वल टू
प्लस प्लस C1। अब ये कॉपी नहीं कर रही C1 की वैल्यू, बल्कि ये पहले मेथड को कॉल करेगी और वहाँ से ये वैल्यू असाइन करेगी। चलो देखते हैं क्या होता है। जब आप इस तरह करेंगे, ये मेथड को क्या कर रहा है, मेथड को ये कॉल दे रही है, वो यहाँ पर आएगी, वो इसको वो आप कैच करेंगे। ये आपके ख्याल में हो सकेगा कि अगर मेथड को हम कॉल करें और वहाँ से हम वैल्यू रिटर्न करें और फिर इसमें असाइन करें? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आप जब वैल्यू वहाँ से रिटर्न करेंगे तब आप कैच करेंगे और इसमें आप डालेंगे। ये समझने की बात है, जिस तरह हम नॉर्मल फंक्शन में करते हैं। लेकिन इधर तो इसकी टाइप क्या है, वाइड है। चलो इसको रन करते हैं, आप देखें कि इसमें क्या आता है। बिल्ड एंड रन करते हैं, ठीक है। और ये असल में क्या होता है, ये असल में यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है कि जनाब ये एरर है असल में, ठीक है। तो ये एरर क्या है असल में, ये एरर ये है कि आपने यहाँ पर जो रिटर्न टाइप लिखी है वो वाइड है और यहाँ पर आप इसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम अब इस मेंबर फंक्शन को जो है वो हम इससे अब वो वाली मेंबर फंक्शन बनाएंगे जिसकी रिटर्न टाइप होती है। इज इट क्लियर? अब रिटर्न टाइप की क्या होगी, रिटर्न टाइप असल में हम इससे जो है वो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे और ऑब्जेक्ट में असल में साइन कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट किस क्लास की होगी, इस वाले क्लास की होगी जिस क्लास की मेंबर फंक्शन है, ठीक है। तो हमें रिटर्न करना है सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की रिटर्न करने के लिए हमें इसकी रिटर्न टाइप वो लिखनी होती है जो इस ऑब्जेक्ट की क्लास का नाम होता है। इज इट क्लियर? तो अगर हम लिखे यहाँ पर कि मुझे काउंटर टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी होगी, यहाँ पर ये काउंटर टाइप क्या है, ये यूजर डिफाइंड टाइप है, ये वाली वैल्यू मैंने रिटर्न करनी है, तब मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता हूँ। लेकिन ऑब्जेक्ट में किस तरह रिटर्न करूँगा जब तक मेरे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लूँगा एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ काउंटर टेम्प, और फिर इस टेम्प के काउंट को मैं असाइन करूँगा। क्या असाइन करूँगा, ये जो काउंट है, ये वाली काउंट, ये मैं असाइन करूँगा टेम्प वाले काउंट पे, और फिर मैं लिखूँगा रिटर्न काउंट। इज इट क्लियर? और ये जो काउंट है असल में ये तो इंटीजर है, लेकिन मैं तो काउंट रिटर्न नहीं करनी, ये भी एरर मुझे देगा क्योंकि मैंने इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करनी बल्कि इसकी टाइप की वैल्यू मैंने रिटर्न करनी है। तो मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिटर्न करूँगा, दैट इज टेम्प। समझ आ रही है आपको? क्या करना है मुझे, मैंने यहाँ पर इस वाली टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो इसकी टाइप क्या होगी, इसकी ऑब्जेक्ट होगी, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये मैंने यहाँ पर एक टेम्परेरी लिया है और इसको मैंने रिटर्न की है, और ये रिटर्न हो जाएगा जनाब यहाँ पर, और फिर ये हो जाएगा यहाँ पर, और फिर कॉपी हो जाएगी। चलो इसको मैं बिल्ड करता हूँ और रन करता हूँ, क्या होता है, मुझे वो वैल्यू मिल रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले C1 जो है वो मुझे 0 मिल रहा है, फिर मैंने C1 को जो है वो 1 इंक्रीमेंट किया, मुझे 1 मिल जाएगा, फिर मैंने C1 के साथ 1 इम्प्लीमेंट किया, मुझे 2 मिल रहा है, फिर मैंने ऑपरेटर को कॉल की C1 की, तो वहाँ पे क्या बन गई, काउंट की वैल्यू 3 बन गई। मैंने टेम्परेरी में वो वैल्यू डाल ली और वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर असाइन की, किस चीज़ में, C2 में मैंने असाइन की इसको। अगर इसके साथ मैं लिखूँ C1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है, C1 डॉट डिस्प्ले, और इसको मैं क्या करूँ, मेरे ख्याल में वो अभी तक रन है, इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, बिल्ड एंड रन, और देखते हैं क्या होता है। मुझे 3 वैल्यू मिल रही है, किस चीज़ की, C2 की, और 3 मुझे मिल रही है किस चीज़ की, कौन से ऑब्जेक्ट की, C1 की। बिल्कुल सही, C1 की मुझे मिल रही है। तो देखिए आप यहाँ पर C2 जो है वो असल में वैल्यू ले रहा है C1 से, और C1 असल में वैल्यू ले रहा है यहाँ से एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट से। इज इट क्लियर नाउ? ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करेगी, मैंने इसको यहाँ पे असाइन की, और ये जो ऑब्जेक्ट ले रहा है यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू असाइन की। समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है कि जब भी आप ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं थ्रू मेंबर फंक्शन, ये मेंबर फंक्शन है, इस क्लास के अंदर है,
तो आप यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि आप जो कॉल देते हैं इस वाले ऑपरेटर के साथ, तो ये समझता है, जब आप मेंबर फंक्शन यूज़ करेंगे या आप करते हैं, तो ये समझता है ये कंपाइलर के जनाब ये वाले जो ऑब्जेक्ट के साथ आप कॉल दे रहे हैं, मैंने इफेक्ट करना है इसकी वैल्यू, मैंने इफेक्ट करना है इसकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैंने C1 प्लस प्लस C1 लिखा है और इसके साथ मैं लिखूँ यहाँ पर C2 डॉट डिस्प्ले, देखिए आप C2 डॉट डिस्प्ले, मैंने तो इंक्रीमेंट किया किस कौन से वाले ऑब्जेक्ट को? C1 को। मैं अगर देखूँ कि मुझे C2 की वैल्यू इंक्रीमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही, चलो देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती। बिल्ट इन रन करते हैं, देखें 0 मिल रही है। 0 क्यों मिल रही है? क्योंकि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट से कॉल दी, ये वाली ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट की डेटा मेंबर को इफेक्ट करेगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं यूनरी, तो जो ऑपरेंड आप लिखते हो इसके साथ वो इसी ऑपरेंड को ये इफेक्ट करेगी, ठीक है, जब मेंबर फंक्शन की बात आती है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी पैरामीटर नहीं लेते। जब आगे जाएंगे इंशाल्लाह और नॉन मेंबर फंक्शन के थ्रू करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हाँ हम नॉन मेंबर के, तो जब नॉन मेंबर फंक्शन के थ्रू हमने फिर यहाँ पर पैरामीटर देनी होगी, और वो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आप समझिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के सिंटैक्स क्या है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के सिंटैक्स ये है कि आपने यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखनी है, फिर ऑपरेटर की कीवर्ड लिखनी है, और फिर उसके बाद वो ऑपरेटर आपने लिखनी है जो ऑपरेटर आपने ओवरलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं यूनरी ऑपरेटर लिख रहा हूँ, तो यूनरी ऑपरेटर के लिए ज़रूरी ये है कि आप यूनरी ऑपरेटर लिख के और पैरेंथेसिस में आप कोई भी पैरामीटर पास ना करें अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इन अ मेंबर फंक्शन। इज इट क्लियर? गुड। अच्छा, इसमें एक और बात है, और वो ये है कि यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखी है जनाब काउंटर टेम्परेरी वेरी ऑब्जेक्ट, और फिर टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के साथ मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को मैंने असाइन की, फिर मैंने रिटर्न की। कोई ऐसा मेथड है जो मुझे इस इन स्टेटमेंट से वो मुझे निजात दिला दे कि मैं ये नहीं लिखना चाहता, बल्कि सिंपल लिखूँ रिटर्न, और ये जो है वो कोई ऑब्जेक्ट जो है इसको मैं कॉल दूँ और थ्रू ऑब्जेक्ट की वैल्यू ये रिटर्न करे? हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये किस तरह हो सकता है? इसके लिए मेथड ये है कि आप नो नेम टेम्परेरी ऑब्जेक्ट यूज़ करें। ये नो नेम टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये वो ऑब्जेक्ट होता है टेम्परेरी जिसका नाम नहीं होता। यहाँ पर तो हमने एक नाम डिक्लेयर किया ना टेम्परेरी के नाम से, तो अब जो हम करने जा रहे हैं असल में वो हम कोई ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होगा, बस सिंपल ऑब्जेक्ट होगा। वो किस तरह हम कर सकते हैं? वो इस तरह हम से कर सकते हैं। इन स्टेटमेंट को मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, और मैं सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, मैं कॉल देता हूँ आपकी वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को, और उसमें मैं पास करता हूँ आपकी ये वाली डेटा मेंबर। जब मैं इस तरह लिखूँगा तो इसका मतलब ये है कि आपने नो नेम की एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से रिटर्न की। लेकिन जो मैं कॉल दे रहा हूँ काउंटर काउंट, ये असल में कंस्ट्रक्टर है वन आर्गुमेंट की, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे एक वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मैंने डिक्लेयर करना है यहाँ पर, और बहुत सिंपल है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, चलो इस तरह करते हैं पहले ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। और ये वैल्यू जो आपको रिटर्न हो रही है यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ, ये काउंट है, और ये काउंट क्या है? ये तो इंटीजर टाइप की काउंट है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रही है, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगी। और यहाँ पर मैं लिखूँगा जनाब के काउंट को असाइन करो सी की वैल्यू जो आ रही है वो इस काउंट को असाइन करो। तो ये काउंटर जो है वहाँ से ये वैल्यू असाइन होगी और ये रिटर्न हो जाएगी। कहाँ पे रिटर्न हो जाएगी? यहाँ पे हम कॉल दे रहे हैं और ये हो जाएगी इसमें, तो वही सेम रिज़ल्ट होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगी। आप बिल्ड इन रन करें तो देखिए आप अच्छा आप देखिए यहाँ पर कोई मिस्टेक है, रिटर्न
रिटर्न, अच्छा ये काउंटर की स्पेलिंग क्लास का नाम मैंने गलत लिखा है, ये सी कैपिटल है, ठीक है। इसको आप बिल्ड इन रन करें तो देखिए आप वही सेम रिजल्ट आ रहा है, 3 मुझे मिल रहा है जिस तरह मुझे पिछले वाले रिजल्ट में मिल रहा था, तो अभी मुझे 3 मिल रहा है। हमने वो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो हमने डिक्लेयर की थी, उस वाला टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो है वो हमने वो वाली कोड जो है वो मिनिमाइज की, और हमने सिंपल नो नेम ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया। नेमलेस ऑब्जेक्ट हम इसको कहते हैं जिसका नाम नहीं होता, नेमलेस और टेम्पररी ऑब्जेक्ट। अच्छा तो हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गई आपकी नेमलेस ऑब्जेक्ट की। यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल है कि हम किस तरह जो है वो यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। अब एक और बात आपके जहन में, शायद मेरे ख्याल में आपके जहन में ये बात भी शायद आ गई होगी कि हमने तो अभी तक जो ऑपरेटर ओवरलोड का हमने लिखा है ++C1 ++C1 ++, देख रहे हैं आप, या ++C2, ये ऑपरेटर हम पहले लिख रहे हैं और ऑपरेंड बाद में लिख रहे हैं। क्यों ना हम नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, ये भी हम नॉर्मली करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है वो इस तरह होता है कि पहले हम क्या लिखते हैं, ऑपरेंड लिखते हैं, उसके बाद हम ऑपरेटर लिखते हैं। क्यों ना हम इस तरह करें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम जब इस तरह करेंगे तो उसके लिए एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है वो आपने करनी है। कंपाइलर को किस तरह पता चलेगा कि ये कॉल जो है वो इस तरह ये दे रही है या ये कॉल इस तरह दे रही है। दोनों का मतलब तो सेम है कि आपकी एक यूनरी ऑपरेटर ये ++ ओवरलोड हुआ है और आपको कॉल देनी है मेंबर फंक्शन को। अगर ++C1 देनी है तो ये ++C1 मेंबर फंक्शन को कॉल देगा और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपकी कॉल, और ये प्लस ऐड करेगा। अगर मैंने C1++ किए तो ये भी उस वाले मेंबर फंक्शन को कॉल देगा जिसमें ++ जो है वो ओवरलोड हुआ है। लेकिन एक और इंडिकेशन की ज़रूरत है जिससे कंपाइलर को पता चले कि जनाब ये प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स है। जब हम नॉर्मल इस तरह लिखते हैं और ये वाली कोड लिखते हैं तो ये प्रीफिक्स बन जाती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इस तरह लिखें, मतलब पोस्टफिक्स, तो कंपाइलर को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी यहाँ पर इस कोड को मैं इस तरह करता हूँ कि दोबारा लिखता हूँ। देखिए सिंपल कोड है और मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। देखिए सिंपल भी है और सिमिलर भी है। देखिए मैंने यहाँ पर इसको दोबारा लिख लिया अगेन, और क्या मैं लिखता हूँ, ये मैं सिंपल लिखता हूँ जनाब के ये स्टेटमेंट को, और मैं जो है वो सिंपल करता हूँ काउंट ++। आप यहाँ पर काउंट ++ करें, आप जो भी करें, ये भी सिंपल है, काउंट = काउंट +1, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूँ जनाब के रिटर्न, और रिटर्न के साथ मैं लिखूँ काउंटर टाइप की मुझे वैल्यू रिटर्न करनी है काउंट, और ये रिटर्न हो जाएगी। इज इट क्लियर? ये यहाँ पर एक पैरामीटर में मैं सिंपल लिख देता हूँ इंट, तो ये आपकी प्रीफिक्स से बन जाती है पोस्टफिक्स। ये याद रखिए आप, प्रीफिक्स से बन जाती है आपकी पोस्टफिक्स। तो ये डिज़ाइनर ने हमें फैसिलिटी दी है कि आप यहाँ पर पैरामीटर में इंट लिख के तो ये प्रीफिक्स से बन जाएगी पोस्टफिक्स। ये कोई इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू नहीं है कि हम इंटीजर कोई वैल्यू डाल रहे हैं कि वो पैरामीटर है इसका, नहीं, बस सिंपल ये एक फैसिलिटी है जिस तरह डिज़ाइनर ने सोचा C++ के कि हम किस तरह प्री डिफाइंड कीवर्ड्स को जो है वो ये इसको हम रिसाइकल कर सके, इसको हम जो है मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सके। तो ये इसकी एक यूज़ थी कि आप जो है वो यहाँ पर एंड लिख के तो एक इंडिकेशन मिल जाएगा कंपाइलर को कि अभी जो कॉल आ रही है वो असल में पोस्टफिक्स से आएगी। ठीक है, मैं इसको बहुत सिंपल करता हूँ। किस तरह सिंपल करता हूँ देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जनाब C1 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब C1 की वैल्यू मैं दोबारा यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ और C1 डॉट डिस्प्ले करता हूँ। तो देखें यहाँ पर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ बिल्ड एंड रन, तो है C1 की वैल्यू, अच्छा ये चीज़ हटा दें, तो मैंने वैसे रफ काम किया है। बिल्ड एंड रन करते हैं तो देखें मुझे 4 मिल रहा है, 3 था ना तो एक ऐड हो गया C1++। ये कहाँ जा रहा है, असल में यहाँ आ रहा है। अब आपको पता नहीं चला केस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको मैं इस तरह और सिंपल करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, फिर अनकमेंट करूँगा बाद में।
इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पर जो काउंट हो रही है मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जो है इस लाइन को भी कमेंट करता हूँ, इस लाइन को भी कमेंट करता हूँ, इस लाइन को भी कमेंट करता हूँ, इस लाइन को भी कमेंट करता हूँ। ये मैं सिंपल मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ कि सी आउट, और सी आउट के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि सी आउट दिस इज प्रीफिक्स कॉल, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जनाब के सी आउट दिस इज पोस्ट फिक्स कॉल। इज इट क्लियर? ये प्रीफिक्स कॉल है, ये पोस्ट फिक्स कॉल है, ठीक है। ये वैल्यू रिटर्न कर रही है तो रिटर्न में यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू मैं रिटर्न करता हूँ कि रिटर्न फॉल्स। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने C1 C2 की ऑब्जेक्ट डिक्लेयर की, अब मैं चाहता हूँ C1 प्लस प्लस, तो देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। बिल्ड एंड रन करते हैं तो क्या है कि पोस्ट फिक्स कॉल है, कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। देखिए आप, मैंने C1 प्लस प्लस लिखा तो कहाँ आ रहा है, पोस्ट फिक्स पे जा रहा है। अब इस प्लस प्लस से जो है मैं पहले लिख देता हूँ इस ऑपरेंड से, तो देखिए ये है कहाँ पर जाएगा। बिल्ड एंड रन करते हैं, ये कह रहा है प्रीफिक्स कॉल, ये यहाँ पर आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपकी कि नहीं? बहुत सिंपल है। ये कंपाइलर को यहाँ से पता चलता है कि अगर आपने प्रीफिक्स लिखी है तो ये वाली मेथड को कॉल करेगी, अगर आपने पोस्ट फिक्स लिखी है तो ये वाली मेथड को कॉल करेगी। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इज इट क्लियर ना? अच्छा, ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने ये किया ताकि आप इसको समझें, ठीक है। ये इसको मैं हटा देता हूँ, जो हमारे पहली वाली प्रोग्राम थी उसको वैसे लिखता हूँ, ठीक है। और ये है फिर हमने ये किया, और ये वाली स्टेटमेंट जो है प्रीफिक्स का और पोस्ट फिक्स की ये रहने देते हैं, ठीक है। ये अब हर कॉल के साथ ये एग्जीक्यूट होगी। अब इसको हम करते हैं तो देखिए, अब मैं इसकी एक कॉल आपको दिखाता हूँ। पहले C1 जो है वो एक कॉल दे रही है, ये प्रीफिक्स को कॉल देगी तो एक प्रीफिक्स की मैसेज आएगी, फिर प्रीफिक्स को कॉल दे रही तो दो मैसेज आएगी, फिर प्रीफिक्स को कॉल दे रही तो 3 मैसेज आएगी, फिर एक पोस्ट फिक्स मैसेज आएगा। 3 प्रीफिक्स के मैसेज आएंगे, एक पोस्ट फिक्स का मैसेज आएगा, ठीक है। बिल्ट इन रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। प्रीफिक्स कॉल है 1 हो गया, दिस इज प्रीफिक्स कॉल, दिस इज प्रीफिक्स कॉल, और फिर ये 2 हो गया, और फिर बाद में क्या हो गया 3 हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये 2 है और ये क्या है, ये 3 है। फिर पोस्ट फिक्स की कॉल आती है और ये जो है यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही है। तो ये आपकी यूनरी ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया। किस तरह हम यूनरी ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड कर सकते हैं यूजिंग मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन के थ्रू हम किस तरह यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। अगली वाले सेक्शन में इंशाल्लाह हम यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे थ्रू नॉन मेंबर फंक्शन इंशाल्लाह, और फ्रेंड फंक्शन। हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू और नॉन मेंबर फंक्शन के थ्रू हम इसको ओवरलोड करेंगे। तो आप इसको देखें, इसको समझें, कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो तो इसको पास करें, रिवाइंड करें, दोबारा इसको देखें, इसको समझें। फिर भी आपको अगर ऐसी इशू है कि समझ नहीं आती या कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है आपसे, तो आप वो राइट डाउन कर लें अपने क्वेश्चंस को, वो पॉइंट्स को, और फिर मुझसे पूछ लें इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।